Hello everyone, a very warm welcome to all of you here in this platform ready for study। मैं मानसी गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th की अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख। एक बहुत छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आपकी डे टू डे की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। हम इस चैप्टर को 3 वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे और एक वीडियो की लेंथ आपकी 20 to 25 मिनट्स रहेगी। ज़्यादा लंबी हम वीडियोस नहीं बनाएंगे ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। पाठ का दायरा, पाठ का मैदान आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम एक सेना की तरह उतरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली की। बार्टर सिस्टम क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या है, हम ये जानेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूप यानी कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन कौन सी हैं वो हम जानेंगे। फिर आप जब आपको ज़रूरत होती है तो आप क्या लेते हो, बैंकों से लोन लेते हो। तो बैंक से जो आप लोन लेते हो, जो आप ऋण लेते हो, वो कैसे लिया जाता है, क्या गतिविधि होती है, वो हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और जो हम ऋण लेते हैं, जो हम पैसा उधार लेते हैं, वो 2 तरीके से हो सकता है। औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी हो सकता है, वो भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे कि निर्धन लोग जो कि बैंकों से लोन नहीं ले पाते हैं, वो फिर कैसे ऋण लेते हैं और उनके कौन से अपने खुद के ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोला जाता है। हम इन सब के बारे में एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जुड़ जाइए और वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली को। आप जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोटे लाला जी बैठे हुए हैं और लाला जी के पास में क्या है, कुछ दूध की बोतलें हैं और एक फिश है। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति आया हुआ है अपने साथ अपना सामान लेकर, और भी बाकी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि सामान लेकर अपना आए हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति अपना सामान इन लाला जी को दे रहा है, अपना हो सकता है ये गेहूँ हो, और बदले में लाला जी क्या दे रहे हैं, इसको दूध की बोतलें दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि बिना पैसों का इस्तेमाल किए वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, वो भी बिना पैसों का इस्तेमाल किए। तो इसको ही बोला जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। यहाँ पे लिखा हुआ है वी ओनली बार्टर, हम सिर्फ वस्तुओं का लेन देन करते हैं। बार्टर का मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन करना, इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली को ही हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब देखिए, अगर वस्तु विनिमय प्रणाली आपको करनी है, अगर आपको वस्तुओं को आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग समझने के लिए आप इस इमेज को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई भी लड़का है जिसका नाम है रिंकू, और ये एक लड़की है, इसका नाम है रिंकी। तो रिंकू और रिंकी को एक दूसरे की चीज़ की ज़रूरत है। रिंकू का मन कर रहा है कि वो आज केला खाए और रिंकी का मन कर रहा है कि वो आज संतरा खाए। तो रिंकू जाएगा रिंकी के पास अपना संतरा लेकर और बोलेगा कि रिंकी, मेरे को बनाना खाने का मन है, तो क्या तुम मुझे मेरे ऑरेंज के बदले में बनाना दे सकती हो। तो रिंकी बोलेगी हाँ हाँ ले जाओ मेरा बनाना, मेरे को भी आज ऑरेंज खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे में दोनों ने, इसने अपना ऑरेंज इसको दिया और इसने अपना बनाना इसको दिया, तो यहाँ पर लेन देन संभव हो गया। इसे बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। जब दोनों की आवश्यकता, दोनों की ज़रूरतें मैच होती हों, यानी कि रिंकू को जो चाहिए वो रिंकी को ज़रूरत होनी चाहिए, और रिंकी के पास में जो भी चीज़ है उसको रिंकू को ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसे समझो कि मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास कॉपी है, मैं बोलूँगी कि तुम भैया मेरे से मेरा एक्स्ट्रा पेन ले लो और मेरे को बदले में कॉपी दे दो, तो तुम भी बोलोगे कि हाँ हाँ मेरे को मेरा पेन दे दो और मेरी कॉपी ले जाओ। तो ऐसे में हम दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। यही होता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, क्योंकि तुम्हारे पास जो था उसकी ज़रूरत मुझे थी और मेरे पास जो था उसकी ज़रूरत तुमको थी। दोनों की ज़रूरतें बिल्कुल मैच हो रही थी, इसी को बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। और ध्यान रखना, बिना पैसों के जब आपको लेन देन करना है, यानी कि वस्तु विनिमय करना है, तो ऐसे में आप दोनों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अब मान लो कि मेरे को तुम्हारी कॉपी की ज़रूरत है लेकिन तुमको मेरे पेन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में हमारा लेन देन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें नहीं मिल पा रही थी।
यही रीज़न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में यानी कि बार्टर सिस्टम में आगे जाके बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है पैसा। अब मान लो कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास पेन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने पेन किसी भी व्यक्ति को बेच दूंगी और जो पैसा मुझे उससे मिलेगा, फिर उससे चाहे मुझे गेहूं लेना हो, चाहे मेरे को नोटबुक लेनी हो, चाहे मेरे को शार्पनर लेना हो, कुछ भी XYZ मेरे को लेना है तो मैं खरीद पाऊंगी। ऐसे में जो पैसा है वो विनिमय का माध्यम बन जाता है, लेन देन का एक मीडियम बन जाता है मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा का आगमन आप समझ गए होंगे कि कैसे मुद्रा का आगमन हुआ था। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में और उसकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से पैसे का या मुद्रा का आगमन होता है। अब यहाँ पर अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और थोड़े बहुत नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें उनको नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप आलसी हैं तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया। अब इस वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से ये प्रणाली बहुत फेल हो गई आगे जाकर और फिर मुद्रा का आगमन हुआ। तो सबसे बड़ी सीमा ये थी कि वस्तु विनिमय के लिए दोहरे सहयोग की शर्त का पूरा होना बहुत आवश्यक था, यानी कि दो लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो मैच होनी चाहिए और ज़रूरत को मैच करने के लिए बंदा भटकता रहेगा कि भैया मेरे पास संतरा है और मेरे को केला चाहिए, तो क्या तुम मेरे को केला दोगे, संतरा लोगे? अब तुम ढूंढते रहोगे भाई किसको तुम्हारे संतरे की ज़रूरत है, किसको तुम्हारे केले की ज़रूरत है और बदले में तुम्हें वो चीज़ देने के लिए तैयार है जो तुम्हें चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। खुद से आप सोच के देखिए मार्केट में आप कितने लोगों के पास अपना सामान लेकर डोलते रहेंगे, है ना। फिर दूसरी बात, एक प्रॉब्लम ये थी धन के संचय में कठिनाई आ रही थी, यानी कि आप सेविंग्स करके नहीं रख पा रहे थे। देखिए हर व्यक्ति का एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो अपने कठिन समय के लिए पैसा बचा के रखता है, चाहे घर में किसी की समस्या तबीयत खराब हो जाए या बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाए आपको पैसे की, तो आप क्या करते हो, आपके पास जो सेविंग्स होती है आप वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली के समय में जब पहले पैसा नहीं हुआ करता था तो व्यक्ति के पास धन संचय की समस्या बहुत होती थी, वो किस फॉर्म में पैसा जोड़ कर रखे उसको समझ नहीं आता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीमा थी वस्तु विनिमय प्रणाली की। और दूसरी प्रॉब्लम थी सेवाओं के मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के पास गेहूं है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं, दोनों की आवश्यकताएं मैच हो गई, लेकिन समझ में नहीं पा रहे हैं कि अगर एक बोरी में अपना गेहूं दूसरे व्यक्ति को दूंगा तो बदले में उससे कितने जोड़ी जूते लूंगा, क्योंकि मूल्य का निर्धारण तो हो ही नहीं पाया है कि 1 किलो गेहूं दूंगा तो 1 जोड़ी जूता मिलेगा या 2 किलो गेहूं दूंगा तो 2 जोड़ी जूते मिलेंगे। ये समझ में नहीं आता है क्योंकि कोई मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता है वस्तु विनिमय प्रणाली में। ये कुछ बहुत बड़ी सीमाएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली की, जिनका एक ही सॉल्यूशन निकला, वो था मुद्रा का आगमन। हमने यहाँ पर एक और चीज देखी थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लेंगे। जब एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता हो और वही दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की चीज को खरीदने की इच्छा रखता हो, तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। रिंकू और रिंकी के एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब फिर मैंने आपको बताया कि मुद्रा का आगमन होता है, तो जिस तरीके की मुद्रा आप आज के समय में इस्तेमाल करते हो, हमेशा ऐसी मुद्रा नहीं थी। बहुत समय पहले, बहुत ही प्राचीन काल में जब मुद्रा नहीं थी तो लोग मुद्रा के तौर पे, पैसों के तौर पे किसका इस्तेमाल करते थे? अपने काऊ का और अपने अनाज के दानों का, यानी कि अपने गेहूं चावल का जो भी अनाज वो उपजाया करते थे, इनका इस्तेमाल होता था लेन देन के लिए। लेकिन फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी इस लेन देन में, क्योंकि मुद्रा का निर्धारण नहीं हो पाता था। तो फिर बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, जैसे कि आपने पढ़ा है क्लास 6 में अशोका द ग्रेट, फिर 7th में आपने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे राजा महाराजा होते हैं जो अपने नाम के सिक्के जारी करते हैं और उस सिक्के को उनके साम्राज्य के अंदर मुद्रा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर बनने लगे गोल्ड कॉइन। धीरे धीरे भाई राजाओं में भी गरीबी आने लगी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे भारत में थोड़ी सी गरीबी आने लगी, तो गोल्ड के कॉइन ना बन के, यानी कि सोने के सिक्के ना बनकर अब लोहे के, पीतल के या तांबे के सिक्के बनने
लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि पेपर नोट चलने लगे, यानी कि कागज़ के जो नोट हम लोग आज के समय में इस्तेमाल करते हैं वो नोट चलने लगे। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो पेपर नोट ही चला करते थे, हालांकि अभी भी पेपर नोट चलते हैं, राइट। तो पेपर नोट के बाद क्या होता है, उस टाइम पे जब मैं छोटी थी तो सिर्फ पेपर नोट होते थे। उस टाइम पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे, या यूपीआई नहीं होता था जिस तरीके से आज आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो मनी के बाद किसका इवोल्यूशन होता है, पेपर करेंसी के बाद आते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड में आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आ जाएंगे। डेबिट कार्ड मतलब जिसको आप अपना एटीएम कार्ड बोलते हो। और फिर कोविड के बाद से क्या हो गया है, कोविड के बाद से तो हम ई मनी का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा यानी कि यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ जाएंगे मनी के। फिर आपका आ जाता है एक और बिल्कुल ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये सब क्या है, या हमने यहाँ पर देखा कि कैसे कैसे मनी का इवोल्यूशन होता है, विकास होता है। जिस तरीके की मुद्रा पहले होती थी अब वैसी मुद्रा इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है। तो थोड़े थोड़े आप अपने नोट्स बनाएंगे। यहाँ पर करेंसी क्या होती है, करेंसी वो मुद्रा होती है जिसको धन के रूप में सभी स्वीकार करते हैं और इसको लेन देन के एक माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। सिक्के और कागज के नोट इसमें शामिल हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही चीज़ें शामिल नहीं है करेंसी में। अभी आगे बताएंगे कि और क्या क्या आधुनिक मुद्राएं होती हैं। अब करेंसी को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि इसको सरकार ने जारी किया है। आपने देखा होगा नोट में क्या लिखा होता है, आरबीआई इसको नोट को जारी करता है और उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का या 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो जब आरबीआई वचन देता है कि हाँ आपको 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो आप उस नोट को स्वीकार करते हैं और ये एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सामान्य रूप से प्रचलित होते हैं, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। आधुनिक मुद्रा का विनिमय के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं है। इस लाइन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आपको समझ में नहीं आई होगी। देखिए यहाँ पर ये बोला चाह रहा है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गोल्ड के कॉइन इस्तेमाल में किए जाते थे, तो लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि उन सोने के सिक्कों को अपने घर में लाकर उनको पिघलाकर किसी भी और फॉर्म में ढाल लें। लेकिन अगर मैं आज की करेंसी की बात करूँ, आज के रुपए की बात करूँ, तो मेरे पास जो 10 रुपए का नोट है अगर उसमें मैं एक जीरो लिख दूंगी तो वो चाहकर भी 100 रुपए का नोट थोड़ी बन जाएगा कोई, ठीक है। और दूसरी बात, उस 2000 के नोट की कीमत है ना वो 20 पैसे भी नहीं होती है। कहने को तो वो कागज का टुकड़ा है सिर्फ, लेकिन फिर भी आप उससे 2000 तक का आइटम खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें स्टैंप लगी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसके पास अधिकार है नोट को छापने का। और आरबीआई जिस भी मुद्रा को छाप देता है केंद्र सरकार की तरफ से, उस मुद्रा को सभी को स्वीकार करना होता है। उस आधुनिक मुद्रा को यदि कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है या स्वीकार करने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास डॉलर है और आप उसको दिल्ली में चला रहे हो तो दुकान वाले ने मना कर दिया तो तुम उसके ऊपर केस कर दोगे। नहीं कर सकते। अगर वो रुपए को एक्सेप्ट करने से मना करेगा तो आप केस कर सकते हो, लेकिन डॉलर अपने देश की मुद्रा नहीं है, इसलिए आप केस नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। अगर हम बात करें भारत में करेंसी की, तो भारत में करेंसी कैसी है? भारत में रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि जितने भी सिक्के होते हैं, सिक्के और 1 रुपया का नोट, ठीक है, 1 रुपए का नोट, ये जारी कौन करता है? ये सरकार ही जारी करती है। रिजर्व बैंक या आरबीआई इसको जारी नहीं करता है। तो रिजर्व बैंक के यहाँ पर काम पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि रिजर्व बैंक के मुख्य क्या क्या कार्य हैं, तो आप इसको लिख सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट लिख देंगे आपको, बहुत ही मलाई के तौर पे मैडम 5 नंबर या 3 नंबर दे देंगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि सरकार की ओर से, यानी कि केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। बैंक व समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। अब आपके एरिया में स्टेट बैंक होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, HDFC होगा, आईसीआईसीआई होगा, फलाना बैंक होगा, ढिकाना बैंक होगा, उन सभी बैंकों के ऊपर नजर कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी डिसाइड करता है कि ब्याज की दरें या ऋण की शर्तें क्या हैं। इन सब के बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि ब्याज क्या होता है, ऋण क्या होता है, आगे जानेंगे। पर इतना ध्यान रखिए कि इनकी शर्तें भी
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निर्धारित करता है। बैंक कितना नकद शेष अपने पास रखते हैं, कितनी इसकी सूचना रखता है, यानी कि बैंकों के पास जो पैसा होता आप जमा करके आते हो उसका कुछ हिस्सा बैंक अपने पास रखता है और बाकी का हिस्सा वो दूसरे बैंक में यानी कि रिजर्व बैंक के पास रखवा देता है। तो बैंक ने कितना रुपया अपने पास रखा हुआ है इसकी जानकारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। और बैंक किस तरीके से, जो छोटे मोटे बैंक हैं, स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, HDFC, ये किस तरीके से कितने लोगों को कैसे कैसे लोन दे रहे हैं, इन सब की जानकारी कौन रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बाकी सभी बैंकों के दादाजी और पापा जी हैं जो उनकी खबर रखते हैं। ठीक है जी। अब हमने आपको यहाँ पर बताया था कि सिक्के और पेपर नोट हमारी आधुनिक मुद्रा है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो बैंकों में निक्षेप होता है, जिसको हम अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं, वो शामिल होता है, ये भी हमारी आधुनिक मुद्रा का ही एक रूप है। अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा था, अब आप घर में तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि चोरी हो जाने का डर है, तो आप क्या करेंगे, अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे और अपनी उस मुद्रा को बैंक में ले जाके जमा कर देंगे। ठीक है, बैंक में पैसा रहेगा और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपने अपने जमा किए हुए पैसे को जब आप मांगते हो तो बैंक निकाल के भी दे देता है। इसी पैसे को जो आपने बैंक में जमा करके रखा हुआ है और मांगने पर निकाल देते हैं बैंक वाले, तो इसको बोला जाता है मांग जमा। क्यों? क्योंकि आपने उसे जमा किया था और जब आपने मांगा तो बैंक वालों ने आपको वापस कर दिया, इसीलिए इस मुद्रा को कहा जाता है मांग जमा। ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर देखा कि आधुनिक मुद्रा में क्या क्या आता है, सिक्के आते हैं, नोट आते हैं, मांग जमा आती है यानी कि बैंकों में जो जमा हुआ पैसा है, जमा करा हुआ डिपॉजिट मनी है वो आता है, और साथ ही साथ चेक भी आता है। आप में से बहुत बच्चों को पता होगा चेक क्या होता है। जब आप अपने देखा होगा बैंक में बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ कई बार आपके खुद के पेरेंट्स भी कहीं किसी को पेमेंट करनी होती है, थोड़े ज़्यादा रकम होती है, तो क्या करते हैं, एक चेक बुक होती है पापा के पास में, उसमें वो चेक बुक का एक पेपर निकालते हैं और उसमें लिख देते हैं कितने रुपए पे करने हैं। मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ पे करने हैं, तो वो अपने उस चेक में लिख देंगे 10,000 रुपये, और जिस भी व्यक्ति को वो पैसे देने हैं उस व्यक्ति को वो चेक पकड़ा देंगे, पैसे नहीं देंगे। वो व्यक्ति क्या करेगा, जिसको पापा ने, आपके पापा ने जिसको चेक दिया है, वो व्यक्ति उस चेक को ले जाकर अपने बैंक में जमा करेगा और उसका बैंक ऑटोमेटिकली आपके पापा के बैंक अकाउंट से वो पैसा निकाल के उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नकदी के प्रयोग के बिना हमने भुगतान कर दिया। भुगतान मतलब अपने पैसे दे दिए किसी को, और नकदी मतलब बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए, बिना पेपर नोट का इस्तेमाल किए हमने बहुत बड़ी बड़ी जो भुगतान राशि थी उनको भुगतान कर दिया। तो चेक जो है वो भी एक मुद्रा का ही रूप होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी आधुनिक मुद्रा में क्या क्या आता है। तो पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि आधुनिक मुद्रा के क्या क्या रूप हैं। तो यहाँ पर आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं, लिखिए। सबसे पहले आप लिखोगे सिक्के। ठीक है, वो सिक्के किस फॉर्म में होते हैं, लोहे के होते हैं, चांदी के सिक्के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में, आधुनिक समय में जो मुद्रा चल रही है उसका स्वयं अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है, बस वैल्यू होता है तो उस नंबर का जो उस मुद्रा के ऊपर अंकित है। ठीक है, तो सिक्के हो गए। दूसरा आपका नोट हो गया। तीसरा आपका मांग जमा हो गया, यानी कि डीडी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। तीसरा आपका चेक हो गया। चौथा आपका, आप लिख सकते हो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड। ठीक है, हालांकि वो भी एक तरीके से मांग जमा का ही रूप है, बस निकालने का तरीका अलग हो जाता है। डेबिट कार्ड हो गया आपका। ठीक है जी। फिर आपका क्रेडिट कार्ड भी हो जाएगा इसमें ही, क्रेडिट कार्ड हो गया। और अभी तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, यूपीआई, पेटीएम, फोन पे हम लोग चलाते हैं ना, गूगल पे वगैरह। यूपीआई हो गया, ये भी आधुनिक मुद्रा है। और आपका बिटकॉइन। ठीक है, बिट कॉइन,
ये भी आधुनिक मुद्रा के कुछ रूप हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा क्यों ज़रूरी है, अगर मुद्रा नहीं होगी तो लेन देन कितना मुश्किल हो जाएगा। फिर आज के आधुनिक समय में हम जिन मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कैसे हमारा बैंकों में जमा किया हुआ पैसा भी एक तरीके की मुद्रा होता है, वो सब कुछ हमने जाना। अब नेक्स्ट हम पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि जो पैसा हमारा बैंक में होता है, बैंक उसका करता क्या है और बैंक आपको कैसे लोन देता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन हमारा एक मोटिवेशन का काम करता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि डेली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास यहाँ पर अब होने वाली है और ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम तक चलेंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।